स्वागत है आप सभी का C9 के हब में। कल हमने मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में पौराणिक कालखंडों को देखा था, यानी कि प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश को पढ़ा था। और इसके बाद एक चैप्टर आपका बाकी था, लोहा युगीन संस्कृति। लोहा युगीन संस्कृति के जो एविडेंस है कहाँ से मिलते हैं मध्य प्रदेश में, इसको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के पौराणिक कालखंड की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन राजवंश। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, वही चीज़ें बताई जाएगी जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोहा युगीन संस्कृति क्या थी और इसके जो प्रमाण है मध्य प्रदेश में कहाँ पर खोजे गए। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखें तो लोहा युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसमें ग्वालियर, भिंड और मुरैना है। दूसर चित्रित मृद भांड, इसका मतलब यह हुआ कि मिट्टी से प्राप्त है ये। इस तरह से लोहा युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वहां पर। इसमें आप देखें तो मध्य प्रदेश में पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि एमपी से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लोहा युगीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो ग्वालियर आप देखेंगे यहां पर, भिंड आप देखेंगे यहां पर, और मुरैना देखेंगे आप यहां पर। ये तीन ऐसे स्थल है जहां से लोहा युगीन काल के दूसर चित्रित मृद भांड प्राप्त होते हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये तीन को याद रखना है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं यहां पर। आप महापाषाण संस्कृति की बात करते हैं। लोहा युगीन संस्कृति की जो साक्ष्य है ग्वालियर, भिंड, मुरैना। महापाषाण संस्कृति के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या कहें कि भारत में सर्वप्रथम कहां पर महापाषाण संस्कृति के पास खंडों की समाधियां प्राप्त हुई है, तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें साउथ में, ये वाला पार्ट आपका दक्षिण भारत में यहां पर पुडुकोट्टाई जो कि तमिलनाडु में है, और आप ये पढ़ते हैं कि तमिलनाडु में समाधियां प्राप्त होती है, महापाषाण समाधियां या महापाषाण संस्कृति के समय की समाधियां यहां से प्राप्त होती हैं, पर यह नहीं पता है कि कौन सा राज्य और कहां से। तो तमिलनाडु में है यह, और यहां पर पाषाण, ताम्र और कांस्य की सामग्री के साथ साथ लोहे की सामग्री भी निर्मित की गई थी, यानी कि जब समाधियां मिली है तो यहां पर इन सभी का मिश्रण किया गया था। सर्वप्रथम इस क्षेत्र की खोज किसने की, तो REM व्हीलर जो थे, उन्होंने ब्रह्मगिरी में कहीं खुदाइयां की और इस आधार पर दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य उन्होंने खोज निकाले। अब इसी कड़ी में ये जो साक्ष्य है मध्य प्रदेश में कहां पर देखने को मिलेंगे। महापाषाण संस्कृति के जो साक्ष्य है मध्य प्रदेश में आप देखें तो देखिए, रीवा है, सीधी है और सिवनी है। लोहा युगीन भिंड, मुरैना, ग्वालियर। महापाषाण रीवा, सीधी, सिवनी। महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य एमपी में कहां, तो रीवा, सीधी, सिवनी। सीधा रट लो, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कहां पर, तो दक्षिण भारत में मिलते हैं, पुडुकोट्टाई में, यानी कि तमिलनाडु वाला पार्ट है, यहां पर साउथ में, ठीक है। खोजकर्ता कौन है, तो कौन है, REM व्हीलर ने, और कहां से डिस्कवर किया, कहां पर खोज हुई, तो ब्रह्मगिरी में की। और ये जो महापाषाण संस्कृति थी, इसमें जो दफनाया जाता था उसमें किसका इस्तेमाल किया गया, तो ताम्र, कांस्य के साथ साथ लोहे का भी इस्तेमाल किया गया। इस तरह की वहां पर आपको समाधियां देखने को मिलेगी। तो ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता भारत में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में। उसके बाद एमपी वाला पार्ट देख लीजिएगा आप, सीधी, रीवा, सिवनी, ठीक है। और यहीं से प्रश्न पूछा भी जाएगा, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, वैसे सीधा सीधा आपको आंसर कर देना, इतने में काम हो जाएगा आपका। तो बस इतना ही याद रखना है। देखो, दो टाइप का कंटेंट आपको दिया। पहला कंटेंट आपको दिया है वो क्या है, पहला ये बताया आपको कि भारत में कहाँ पर खोज हुई, कौन से राज्य में खोज हुई, ये प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा आपको बताया है कि खोजकर्ता कौन थे। तीसरा आपको बताया है कि
तमिलनाडु के कौन से पार्ट में? तो ब्रह्मगिरी में। तीसरा चौथा आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो रीवा, सीधी, सिवनी। आप इससे बाहर तो प्रश्न जाना नहीं है आपका ना। अगर आप ऊपर का लेवल पढ़ते कि भैया चलो हर एमपी में कहाँ कहाँ है तो इतना पढ़ लेते, पर प्रश्न अगर चले जाता कि भारत में कौन से राज्य में सर्वप्रथम खोज हुई, तो फिर आप क्या आंसर करते? तो भारत में सर्वप्रथम खोज जो होती है वो तमिलनाडु वाले पार्ट में होती है। इतना पढ़ने के बाद अब शुरुआत होती है वैदिक काल की। वैदिक काल ऋषि मुनियों का एक काल, जहां पर हवन यज्ञ किए जाते थे, और इन्हीं यज्ञों के माध्यम से राजवंशों की उत्पत्ति भी कहीं हुई है। मध्य प्रदेश में परमार राजवंश, चौहान राजवंश जो भारत में है, चालुक्य और प्रतिहार, इन राजवंशों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं। 4 राजवंश अपने आप, उनकी जो उत्पत्ति बताई गई है वह इस तरह से अग्निकुंड से बताई गई है। मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज में आपने परमार राजवंश को कहीं बार पढ़ा होगा। परमार राजवंश की जो उत्पत्ति है वह माउंट आबू यानी कि आबू पर्वत जो है वहां पर यज्ञ किया गया, और उस यज्ञ से 4 योद्धा निकलते हैं, जिसमें परमार, चौहान, चालुक्य और प्रतिहार। इनमें से परमार राजवंश मध्य प्रदेश की राजगद्दी यानी कि धार, उज्जैन या कहें कि भोपाल वाला जो पार्ट है, यहां पर रूल करते हैं राजा भोज के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। पीसीएस एग्जाम में, एमपीपीएससी में हमेशा राजा भोज को लेकर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, या कहें कि धार जिला सबसे महत्वपूर्ण है एमपी के अंदर। धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप पीसीएस स्टेट के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको धार जिले को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। धार एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का जहां से आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, राजवंश हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। वो व्यापम के एग्जाम हो या आप प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा एमपीपीएससी के, जब से आयोग गठित हुआ तब से लगाकर आज तक प्रश्न धार जिले के पूछे गए हैं। तो धार जिला बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। हालांकि मैं आपको यहां पर बताऊंगा, और आपने धार जिले को और भी अच्छे से समझना है तो हमारी एक सीरीज चल रही है मिशन सड़क। आप सब जानते होंगे मिशन सड़क में क्या करेंगे आप कि हमारे सारे वीडियोस जो आ रहे हैं उनको वॉच कर लीजिएगा। हाल ही में मेरा रिसर्च हुआ है, धार में रिसर्च किया मैंने, ठीक है। किले को लेकर आपको बहुत भ्रामक जानकारियां दी जाती हैं कि धार का जो किला है इसने बनाया, उसने बनाया, बहुत सटीक डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगी, किसने बनाया, क्या हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक कैसे पहुंचा था यहां पर, उसका कंस्ट्रक्शन कौन सा है वास्तविक में, और किस तरह से बाजीराव, कौन से बाजीराव का जन्म होता है वहां पर, राजा भोज का राजप्रसाद कौन था, लाठ मस्जिद क्या थी, और भोजशाला क्या थी, ये सारी चीजें आपको वहां पर मैंने बताई है। तो मिशन सड़क को आप मिस ना करें। यहां पर अब आगे पढ़ेंगे वैदिक काल को। वैदिक काल होता है, ये एक उत्तर वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, संहिताओं, ब्राह्मण व अर्णयों में मध्य प्रदेश के संबंध में हमें पर्याप्त जानकारियां मिलने लगती है। कौशितक उपनिषद में और विंध्य पर्वत का उल्लेख किया गया है। यहां पर विंध्य पर्वतमाला के बारे में बताया गया है। कौशितक उपनिषद जो है, यहां पर विंध्य पर्वत का उल्लेख किया गया है। आर्यों के आगमन के पूर्व मध्य प्रदेश के सभी हिस्से में आर्यन जनजाति यहां पर निवास करती थी, और इस जनजाति का जो मुख्य निवास क्षेत्र था वह नर्मदा घाटी का निमाड़ था। और इन आर्यन जनजाति के नाम से ही निमाड़ नाम की उत्पत्ति होती है, यह भी याद रख लीजिएगा। और यहीं से एक वंश निकलता है। सतपथ ब्राह्मण के एक पद में रेवोतरस आता है। इसका मतलब यह है कि रेवोतरस का मतलब है कि रेवा नदी की बात की गई है यहां पर, कि यहां पर इस पार्ट में नर्मदा नदी बहती है। और इसी पार्ट में आप देखिए तो अमरकंटक से स्टार्ट होते हुए जो पश्चिम वाला पार्ट है पूर्व निमाड़, और पश्चिम वाला जो निमाड़ है वर्तमान का खरगोन डिस्ट्रिक्ट जो है,
वहां पर आप पहुंचेंगे तो आपको ये आर्यन जनजाति के निवास का वर्चस्व मिलेगा और इस जनजाति के नाम से ही निमाड़ नाम की उत्पत्ति होती है। फिर वेबर जो थे साहित्यकार, वेबर ने भी रेवा नदी माना है इसको। उन्होंने कहा कि ये कोई और रिवर नहीं थी, ये एक रेवा नदी है, नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश के इस क्षेत्रों में बहती है। अब क्या होता है, महर्षि अगस्त्य के संरक्षण में यादव उनका एक समूह इस क्षेत्र में आकर बसता है। तभी से इस क्षेत्र में आर्यकरण शुरू हो जाता है। यहां पर आर्य आते हैं, वैदिक उत्तर वैदिक कल्चर डेवलप होने लगता है। मध्य प्रदेश का कौन सा पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट। ये निमाड़ वाला भूभाग है और इसी भूभाग में महर्षि अगस्त्य के एक समूह क्षेत्र में आकर बसता, तभी इनके पीछे आर्यकरण शुरू होता है। शतपथ ब्राह्मण में यह बताया गया है कि विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र इस क्षेत्र में आकर बसे। इसके अलावा भारद्वाज, महर्षि अत्रि और भारजन ऋषि भी यहां पर आए। तो विश्वामित्र के कितने बच्चे आते हैं यहां पर, 50 शापित पुत्र आ जाते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं यहां पर आकर, वो जैसे ही बसते हैं इसके बाद आर्यकरण तो वैसे ही शुरू हो गया था। देखिए आज भी यादव वंश साम्राज्य का जो वर्चस्व है, अगर प्रश्न आता है पीसीएस में, एमपीपीएससी में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चलिए बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन से भूभाग में महर्षि अगस्त्य के आए हुए संरक्षण में यादव उनका एक समूह आज भी बसा हुआ है, तो वह है खरगोन डिस्ट्रिक्ट। खरगोन, बड़वानी और खंडवा, ये तीन है। खरगोन लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप खरगोन ही याद रखें, तीनों याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाएंगे। अब पौराणिक कालखंड क्या है, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं महर्षि अगस्त्य को लेकर। महर्षि अगस्त्य के संरक्षण में, या कहें कि महर्षि अगस्त्य पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नर्मदा नदी को पार किया था, क्रॉस किया था, और पार करके वो कहां गए थे, साउथ में गए थे। तो इसको समझने के लिए छोटा सा मानचित्र यहां पर मैं भारत का बना दूंगा। इससे क्या होगा, बड़ी आसानी होगी आपको समझने में। ये महर्षि अगस्त्य आए और इस तरह से नर्मदा नदी को क्रॉस करके किधर गए, दक्षिण में गए, है ना। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी को प्रथम क्रॉस करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, या वह महर्षि कौन थे, तो महर्षि अगस्त्य थे। या कहें कि मध्य प्रदेश को क्रॉस करने वाले पहले व्यक्ति भी महर्षि अगस्त्य को ही माना जाता है ना। तो याद रखना है, हालांकि ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, बट ठीक है, नॉलेज के लिए होना चाहिए आपके पास। कोई भरोसा नहीं है पीएससी स्टेट लेवल के एग्जाम यानी कि एमपीपीएससी में कब क्या हो जाए, है ना। एमपी अजब है गजब इसलिए तो कहा जाता है, इसलिए सतर्क रहो और पढ़ते रहो। भारत के दो प्राचीन महाकाव्य, गुप्त काल में इनकी रचना है, रामायण और महाभारत की कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर नोट कर लीजिएगा। गुप्त काल की रचना है दोनों, है ना। ये गुप्त काल हम आगे जरूर पढ़ेंगे। गुप्त काल की दोनों रचनाएं हैं रामायण और महाभारत में। इन प्राचीन महाकाव्यों में तत्कालीन मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र की जानकारी मिलती है। जैसे वाल्मीकि का रामायण, इसमें हमें चित्रकूट की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी जानकारियां मिल जाएगी। महाभारत में भी मिलेगी आपको, चंदेरी का पार्ट मिल जाएगा महाभारत में आपको। तो ये याद रखना है आपको। महाभारत का स्थल में धार जिले का, महाभारत कार्य ग्रंथ में धार जिले का जो रुक्मणी हरण स्थल है उसकी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण रथ में बिठाकर रुक्मणी को लेकर जाते हैं। तो ये महाकाव्य के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक ग्रंथ है, एक पौराणिक युग में सभी राजवंशों की स्थापना मनु और
वैवस्वत के 10 पुत्रों और उनके वंशजों के द्वारा की गई है। वैवस्वत के 10 लड़के आते हैं और उनके वंशज यहां पर अपने साम्राज्य को स्थापित करते हैं। अब एक क्रम बनाना होगा, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। वैवस्वत के सबसे बड़े पुत्र का नाम था इला। इला के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। इला के बारे में यह कहा जाता है कि स्त्री पुरुष दोनों ही था, मेल फीमेल का दोनों बताया गया है इसको। ये स्त्री और पुरुष दोनों था ये, ठीक है। और इला का एक पुत्र होता है पूर्वा। देखो यहां पर समझना है और क्रम बना दूंगा मैं। इसका पुत्र होता पूर्वा, और पूर्वा ने चंद्रवंशीय क्षत्रिय राज की स्थापना की। यानी कि चंद्रवंश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था पुरुरवा, और यह आपको पता होना चाहिए। और इसे एक नाम दिया गया था एल वंश। क्या नाम दिया गया? एल वंश। और एल वंश का जो साम्राज्य था वो बालाघाट, जिस तरह से सेल वंश रूल करता है तो बालाघाट वाले पार्ट पे भी रूल करते हैं। पुरुरवा एक योग्य शासक था। इसने मालवा और बुंदेलखंड तक अपने राज्य का विस्तार किया। ये किसका लड़का था? इला का लड़का था। और पूर्वा का पुत्र होता है आयु। पूर्वा का लड़का हुआ आयु, और आयु का पुत्र होता है नहुसक। नहुसक का पुत्र होता है यताति, और यताति की शादी होती है शुक्र की बेटी देवयानी से और असुर राजा वृषपर्व की बेटी शर्मिष्ठा से। यताति ने संपूर्ण मध्य प्रदेश पर विजय प्राप्त की। यताति को बहुत अच्छे से याद रखें आप। और यताति का पुत्र होता है यदु, जिसने गुजरात में यादव वंश की नींव डाली। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यादव वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति कौन था? तो यताति का पुत्र था यदु, और इसी के वंशज थे श्री कृष्ण हुए। यदु को मालवा में महिषमंडल राज्य मिला, और उसके राज्य में चर्मावती यानी कि चंबल नदी का क्षेत्र, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी, और सुक्तमती यानी कि केन नदियां इस क्षेत्र से बहती थी। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से पुत्रों का एक क्रम चलता है, साम्राज्य बनता है। सबसे पहले आप एक बार फिर समझे, वैश्वत का सबसे बड़ा पुत्र होता है इला। चलो इधर आ जाओ। इसका पुत्र हुआ इला। इला का लड़का हुआ पुरुरवा। देखो स्लाइड पर जाकर यहां पर ये देखिए, ठीक है, ऐसा बनाइए। ओके, ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। और इसने क्या किया? चंद्रवंश साम्राज्य की स्थापना की। तो लिखो यहां पर स्थापना, है ना, इधर लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लिख लो। अब पूर्वा के बाद कौन आएगा? देखो अब पूर्वा का लड़का कौन होगा भैया? पूर्वा का लड़का होगा आयु। अब आयु का लड़का कौन होगा? तो आयु का लड़का होगा आपका नहुसक, और नहुसक का लड़का होगा यताति। और यताति। इसके बाद देखिए ययाति की शादी होगी, और ययाति का एक लड़का होगा जिसका नाम होगा यदु। इसका लड़का कौन हो गया? और यदु। और इसने कौन से राजवंश की स्थापना कर दी? यादव वंश। कहां पर? गुजरात में। और इसी के वंशज कौन हुए? श्री कृष्ण। किसके? इसी के वंशज हुए। तो ये क्रम बना लो, बहुत सिंपल है, इजी है। ऐसे डिटेल बनाओगे ना, आप खुद लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये बहुत सटीक तरीका है। और फिर आप देखिए कि किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं।
मनु का एक लड़का था इच्छवाकु। मनु के एक और पुत्र जो थे इच्छवाकु ने सूर्यवंश छत्र राज्य की स्थापना की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इच्छवाकु राजवंश के 3 थे। जी हां, भगवान श्री राम इसी वंश के वंशज हैं। भगवान श्री राम, गौतम बुद्ध और महावीर, तीनों के तीनों इसी राजवंश से संबंधित है। यह अभी शोध में क्लियर हो गया है। अयोध्या में इच्छवाकु जो ब्रदर थे या कहे कि जो नरेश थे, मानधाता, इनका नाम क्या था? मानधाता। और इसी मानधाता को यह बताया जाता है कि जो ओंकारेश्वर मानधाता है वो बोले ये मानधाता ओंकारेश्वर के राजा थे। ये पूरी तरह से गलत है। मानधाता का बड़ा लड़का होता है पुरुकुस, जो कि अयोध्या के राजा थे। इच्छवाकु नरेश का पुत्र होता है मानधाता और मानधाता का पुत्र होता है पुरुकुस। पौराणिक ग्रंथों में यह बताया जाता है कि जब कारकोट के नागवंश से शासक थे और जो नर्मदा के किनारे के कांटे के शासक थे, इनका मोने गांधर्वों के साथ संघर्ष होता है। नागवंशी शासकों का जब कारकोट के राजाओं के साथ संघर्ष होता है तो इच्छवाकु नरेश मानधाता अपने पुत्र पुरुकुस को नागों की सहायता के लिए पहुंचा देते हैं। पुरुकुस क्या करता है कि गांधर्वों को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देता है। इससे खुश होकर नाग शासकों ने अपनी कन्या का विवाह यानी कि रेवा का विवाह पुरुकुस के साथ कर दिया और पुरुकुस ने रेवा का नाम नर्मदा में परिवर्तित कर दिया। एक प्रसंग ये भी आता है, एक ये भी आता है कि नर्मदा जी राजा सोन को पसंद करती थी। वो एक अलग चैप्टर है, एक पुराणिक कालखंड का चैप्टर है। ये 2 कहानियां हैं और दोनों कहानियों को नकारा नहीं जा सकता। क्या नर्मदा जी की शादी हुई थी? तो नहीं हुई थी। क्या यह डिसीजन लिया गया था कि जब कारकोट के शासक जो नागवंश शासक थे उनकी मदद की तो उन्होंने विवाह कर दिया था? क्योंकि वायु पुराण और नर्मदा पुराण में यह बताया गया है कि नर्मदा जी अखंड कुंवारी हैं और उनका एक प्रसंग आता है ग्रंथों में कि वह सोन राजा को पसंद करती थी। उसके लिए बिल्कुल एक स्वयंवर रचा गया था कि जो भी फूल बकावली का लेकर आ जाएगा उसी के साथ रेवा का विवाह, नर्मदा का विवाह कर दिया जाएगा। तो 2 पार्ट है अभी और ये दोनों पार्ट में शोध की बड़ी आवश्यकता है और दोनों ग्रंथों में है। तो इसको किसको सही माना जाए? खैर अभी आप देखें तो एमपीपीएससी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए मैं इसको अभी सही मानूंगा। तो अभी यही आप माने, वो एक अलग कालखंड है। जब नर्मदा नदी की उत्पत्ति को लेकर हम बात करेंगे तो वहां पर बताएंगे आपको। अब सीधी सी बात है कि पुरुकुस की शादी हुई यहाँ पर, ओके, और उन्होंने नर्मदा जी का नाम परिवर्तित करके रेवा का नाम नर्मदा कर दिया। तो अपने बड़े साम्राज्य का विस्तार किया, नर्मदा के घाटी तक पहुंच गए। शंखनाद पुराण में नर्मदा नदी या नर्मदा खंड में यह लिखा गया है कि सूर्यवंशी राजा जो मानधाता थे उन्होंने यहाँ पर शिव का पूजन किया था, तभी से इसका नाम मानधाता पड़ा। और इसी वंश के मुचुकुंद यानी कि मानधाता के तृतीय पुत्र यानी कि तीसरे लड़के ने विंध्य तथा ऋचवत। अब विंध्य किसको कहेंगे? समझिएगा कि विंध्याचल, ऋचवत यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर अपने पिता मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी की स्थापना की, जो वर्तमान में खंडवा जिले में है। पुराणिक कालखंड पढ़ते हैं आप और आपको मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज की पुस्तकों में बार बार यह बताया जाता है कि जो अवंती जनपद का जो पाठ था वो महेश्वर था। गलत है पूरी तरह से। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। यहां पर ये याद रखो किसने स्थापित किया, किसके नाम पर हुआ। तो मानधाता के तृतीय पुत्र मुचुकुंद, इसे मचकुंद भी कहते हैं, मुचुकुंद भी पढ़ा जाता है। क्या ओंकारेश्वर जो है वो कौन से श्रेणी में है? विंध्य श्रेणी में या सतपुड़ा श्रेणी में है? आपको 2 पर्वत तो बता दे, फिर भी किसका पार्ट है वो, तो याद रखना है वो जो पार्ट है वो विंध्य पर्वत का है।
भगवान ओंकारेश्वर विंध्य पर्वत में है। ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाओ। ओम आकृति का यानी कि ये ओंकारेश्वर है आपका, रेवा और कावेरी दो नदियों के संगम पर, ये दोनों नदियों का संगम, और यहां पर आपके भगवान ओंकारेश्वर विराजमान है। 16 महाजनपदों की जब बात होती है, 16 महाजनपद आपको बताया जाता है कि जो अवंती थी वह उत्तर की राजधानी थी। अवंती, ठीक है, कहाँ के? उत्तर की राजधानी। और दक्षिण पाटक की राजधानी बोले महिष्मती थी। अब महिष्मती ओंकारेश्वर को कहा जाता, ना कि मैसूर को कहा जाता। मैसूर बाद में महिष्मती बनता है, और दक्षिण पाटक की जो कैपिटल थी वह महिष्मती यानी कि आधुनिक ओमकारेश्वर था, मानधाता। ये आधुनिकता यानी कि दक्षिण पाट की जो कैपिटल थी अवंती महाजनपद की, वो मानधाता ओंकारेश्वर था, क्योंकि ओंकारेश्वर प्राचीन है। बाकी आप देखें मैसूर जो है वो बाद का पार्ट है। फिर इसके बाद कालांतर में यदुवंशी है ये शासक आते हैं। आपने हेय राजवंश में नाम सुना होगा, कीर्तिवीर्य अर्जुन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके एक शासक थे हेय डायनेस्टी के, महिष्मंत ने। महिष्मंत क्या करता है कि मानधाता को जीत लेता है, और जीतकर इसका नाम बदलकर क्या कर देता है? महिष्मती कर देता है, और फिर महिष्मती के नाम से जाना जाता है। महिष्मती 3 है मध्य प्रदेश में। देखो 3 कौन कौन से हैं आपको बता देता हूं मैं यहां पर। मुख्य महिष्मती तो आपको बता दिया, फिर भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, इससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्रमबद्ध है तीनों के तीनों मंडला। मैसूर जो है वर्तमान में खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जिसको भी महिष्मती कहा जाता है। मानधाता जो है वह खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, इसको भी महिष्मती कहा जाता है। मंडला जो है वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, इसको भी महिष्मती कहा जाता है। तीनों महिष्मती है, जिसमें से दक्षिण पाटक की जो राजधानी थी वह मानधाता थी। ये याद रखना आपको, है ना। अवंती, दक्षिणी राजधानी। कनिंगम महिष्मती किसको मानते? मंडला को। महिष्मती यहां पर एक राजवंश पढ़ेंगे, कलचुरी, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ओके, इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि कहां और कैसे आपको समझना है। तो फिर महिष्मंत इसको कैप्चर कर लेते हैं और मानधाता का नाम बदलकर वो महिष्मत कर देते हैं। अब देखिए ओंकारेश्वर और मैसूर की दूरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए उसका साम्राज्य फैलता है, और फिर मैसूर को भी महिष्मती के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ पर एक शाखा के राजा आएंगे, कीर्तिवीर्य अर्जुन, जिनका युद्ध परशुराम के साथ होगा, और परशुराम उनकी हत्या करेंगे। रामायण कालखंड में मध्य प्रदेश में महावन और वन यानी कि दंड अरनाय, अरनाय का मतलब होता है जंगल, समझिए इसको। दंडक अरनाय यानी कि एक ऐसा जंगल, ऐसा एक फॉरेस्ट जो दंड देता है। अरनाई यानी कि जंगल। इस जंगल में खूंखार राक्षस वगैरह रहते हैं,
और यहाँ से गुजरना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये मध्य प्रदेश का एक पार्ट हुआ करता था। वर्तमान में ये जो दंड अरनाय का जो पार्ट है ये छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में अगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रश्न आ भी जाता है कभी बार तो बस्तर में ही है। ठीक है, कौन से जिले में है? बस्तर में ही है। भगवान श्री राम यहीं से गुजरते हैं। ठीक है, तो राम ने अपने वनवास का कुछ समय दंडक अरनाय में बिताया, जो कि छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट बस्तर में इसका विस्तार है। कालिदास ने रघुवंशम के अनुसार भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस दौर में विदिशा और उसके पास के क्षेत्रों पर यादवों को हराकर अपने पुत्र सुब्राहु को यानी कि सूत्रघाती को शासक बनाया था। याद रखना है कि विदिशा के राजा भगवान राम के कौन से वंशज थे? तो सुबाहु, और सुबाहु किसके लड़के थे? शत्रुघ्न के थे, भगवान राम के छोटे ब्रदर। तो ये भी याद रखना है, जब भगवान राम जीत कर आ जाते हैं, लंका में रावण को पराजित कर देते हैं, लंका विजय होती है, तो बांधवगढ़ किले को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि बांधवगढ़ का जो किला है ना, यह किला किसने उपहार स्वरूप दिया था? तो भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उपहार स्वरूप दिया था, लंका पर नजर रखने के लिए। आप वर्तमान में आपको ये बताया जाता है कि यहाँ से कैसे लंका दिखती है। भैया भगवान श्री राम ने कुछ तो देखा होगा, जब उनके बड़े आर्किटेक्चर जो थे, यानी कि नल और नील ने एक बड़े विशालकाय समुद्र में पत्थरों से ब्रिज बना दिया था, वो भी 5 डे में। अगर आपको रामायण में नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, सिर्फ 5 दिनों में बना दिया था ये, और 21 किलोमीटर का है ये टोटल। उस समय का जो डिस्टेंस था 21 किलोमीटर का है। पास में था, कोई ज़्यादा दूर नहीं था, पर 5 डे में कैसे बनाया होगा आप सोचिए जरा, है ना। तो जब वापस लौट कर आया तो उन्होंने लक्ष्मण को एक गिफ्ट स्वरूप दिया, और इसके जो आर्किटेक्चर थे वो नल और नील थे, यानी कि बांधवगढ़ किला जो बनाया था वह नल और नील ने बनाया था। ये आर्किटेक्चर याद रखना, नल और नील 2 ब्रदर थे। बांधवगढ़ किले को भाई का किला भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में भाई का किला कहां पर है, तो आप आंसर करेंगे उमरिया में बांधवगढ़ को ही भाई का किला कहा जाता है। इसका बहुत डिटेल है। यहाँ से सेंगर राजवंश, है ना, बघेल राजवंश तो ऐसे भी यहाँ पर रूल करता ही करता है। इसके अलावा अन्य राजवंशों की उत्पत्ति की जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। यहीं पर सहसाई विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है, जिसका निर्माण कलचुरी राजा युवराज देव के एक मंत्री गोलक थे। गोलक ने 10वीं शताब्दी में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था यहाँ पर। अब क्या होता है कि देखिए, भाई ब्रदर लौट कर आ गए हैं, तो भगवान राम के छोटे पुत्र जो थे, एक लव और एक कुश था। तो कुश का विवाह विदिशा के शेष नाग जो थे, यानी कि शेष नाग जिन कहा जाता है कि पृथ्वी उनकी फन पे टिकी हुई है ना, हम सुनते आ रही है। तो शेष नाग वंशी कन्या जो कुमुदिनी से इनका विवाह होता है, और कुश जो कि कौशल के राजा थे, जिनके राज्य क्षेत्र में विदिशा भी रहा, अर्थात कुश विदिशा के शासक कहा जाता है। तो भगवान श्री राम के पुत्र ने, कुश ने कहाँ पर रूल किया? तो वो विदिशा पे भी रूल किया, और वह कौशल के राजा थे। इसके बाद आप देखिए, मध्य प्रदेश में एक और विवरण आता है, कुरुवंश, जिसने वर्तमान के रीवा और बघेलखंड पर राज किया। यह क्षेत्र कुरुश प्रदेश कहलाता है, और ताप्ती के पुत्र थे ये। अब हम चर्चा करते हैं महाभारत की। महाभारत कालखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए महाभारत को समझते हैं, और महाभारत में क्या विवरण प्राप्त होता है एमपी को लेकर। महाभारत के युद्ध में मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने कौरवों की ओर से और कुछ राजाओं ने पांडवों की ओर से भाग लिया था। यानी कि आप देखिए, जो बिंदु था और अरविंद नामक अवंती के जो शक्तिशाली राजकुमार कुरुक्षेत्र में कौरवों की ओर से लड़ते हैं। किसकी ओर से लड़ते हैं? कौरवों की ओर से। याद रखना है, बिंदु और अनुविद ये अवंती के 2 शक्तिशाली राजकुमार थे। ये कौरवों की ओर से लड़ते हैं। वही महिष्मति में महाराजा नील ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से और पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। ये भी कौरवों का साथ देता है, महिष्मति में महाराजा नील। इसके बाद आप देखिए, जबलपुर के पास आधुनिक तेवर का उल्लेख भी महाभारत में त्रिपुरी के रूप में किया गया है। बघेलखंड के दतिया का नाम महाभारत के कुख्यात दैत्य राजा दंत वर्क के नाम पर रखा गया है। पांडव ने अपना अज्ञातवास कुछ समय यहाँ के वनों में भी बिताया था।
कुंतलपुर, महिष्मति, उज्जैनी, विराटपुर जो कि सोहागपुर का पार्ट है, ये महाकाव्य या कहे कि महाकाव्य काल के सबसे प्रसिद्ध नगर थे ये। तो दतिया का नाम याद रखना है आपको, इससे दतिया के नाम की उत्पत्ति होती है। कौन किसकी ओर से लड़ रहा था ये जरा देख लीजिएगा, बाकी सभी को पता है भगवान श्री कृष्ण थे बस इनकी ओर, पांडवों की ओर, है ना। मैन एडवाइजर, ठीक है। एक प्रसंग आता है, एक विवरण आता है कि जब कहा जाता है जैसे कि ये एक रथ है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो रथ से जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ तो सबसे पहले अर्जुन ने बाण नहीं, सबसे पहले कर्ण ने बाण चलाया। तो कर्ण ने जैसे ही बाण चलाया तो अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, आप सभी को पता है ना। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के। तो जो रथ है वो पीछे खसक गया। क्या हुआ? पीछे खसक गया रथ एकदम। तो कृष्ण भगवान ने कहा वाह कर्ण वाह। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया, वाह यार भगवान, तुम सारथी मेरे और मैंने उसने सब इतना सा खसकाया तो तुम वाह कर्ण वाह बोल रहे हो, और मैंने तीर मारा तो उसका ये पूरा रथ का पहिया निकाल दिया, तब तुमने वाह करना वाह तो बोला ही नहीं, वाह अर्जुन वाह तो बोला ही नहीं तुमने। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ऊपर देखो, तुम्हारे रथ पर बजरंग बली बैठे हैं, समझ रहे हो? बजरंग बली जो कि पूरी पहाड़ों को उठा लेते हैं, एक शक्तिशाली वो बैठे हैं, और साथ में मैं यानी कि विष्णु मैं बैठा हूँ। उसके बाद भी कर्ण ने एक बाण चलाया और इस रथ को इतना पीछे 1-2 फीट पीछे कर दिया, समझ रहे हो आप? अगर बजरंग बली नहीं होते, मैं नहीं होता, तो तुम दुनिया में मिलते भी नहीं, किसी कोने में घूमते रहते आज तक। तब अर्जुन को समझ में आया कि कर्ण कोई साधारण धनुधर नहीं है ना। तो एक प्रसंग ये भी आता है, खैर मैंने चर्चा कर लिया आप लोगों के साथ यहाँ पर। अब हम चर्चा करते हैं महाजनपद काल की। बौद्ध धर्म ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिसमें मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद है ना, अवंती और चेदी प्रमुख थे। आधुनिक मालवा, जिसको प्राचीन भारतीय अवंती राज्य कहा जाता है, और इसके उत्तरी भाग की मुख्य राजधानी उज्जैनी और दक्षिण पाट की राजधानी महिष्मति, जिसका आधुनिक नाम मांधाता, जो आपको क्लियर कर चुका हूं मैं। बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा, याद रखना है कि भगवान बुद्ध के समकालीन अवंती के कौन से राजा थे? तो चंद्रप्रद्योत महासेन बुद्ध का समकालीन था, और ये एक शक्तिशाली राजा था। चंद्रप्रद्योत जो था अपने निकट के महाजनपद कौशल और वत्स के साथ इसका हमेशा झगड़ा होता था, और कौशाम्बी के जो राजा थे उद्यन के साथ इसका निरंतर संघर्ष रहा। जब मगध के राजा बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत की सद्भावना प्राप्त करने के लिए उसके पिलिये के उपचार के लिए एक राजवैद्य जीविक को पहुंचाया था। जब उसको पिलिया हो गया था तो अपने राजवैद्य को पहुंचाता है कि जाओ उनकी मदद कर दो, सद्भावना प्राप्त करने के लिए, भाई लड़े झगड़े नहीं हो। बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। यह वही अजातशत्रु है जो मध्य प्रदेश के पाठ से अवगत था, और इसने ही सांची में, आपको कई बार बताया पहले लेक्चरों में भी, हिस्ट्री वाला जो पाठ चल रहा है वहां पर भी आपको समझाया है कि इसी ने महामोदलियान और तिष्यपुत्र की अस्थियों को सांची पहुंचाया था। ये नाम आपको कभी नहीं बताया जाता, अजातशत्रु। तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु को भी चंद्रप्रद्योत के आक्रमण के भय के कारण अपनी राजधानी जो मगध थी उसकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध करना पड़ा, यानी कि इसने एक सुरक्षा की वॉल तैयार करवाई वहां पर। मतलब इतना शक्तिशाली था चंद्रप्रद्योत, मतलब बिल्कुल धमाका था इसका। अजातशत्रु जो था ये भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन था, ये भी आपको याद रखना है। प्रद्योत ने लगभग 23 वर्षों तक रूल किया और बाद में अवंती बौद्ध धर्म का केंद्र हो गई। प्रद्योत के पुत्र नंदीवर्मन ने अंतिम अवंती शासक के रूप में राज किया। इसके बाद मगध के नागदशक के मंत्री शिशुनाग ने, जिसे प्रजा ने राजा के रूप में चुन लिया था, उसने अवंती पर अधिकार कर इसको मगध साम्राज्य में इंक्लूड कर लिया। चेदी महाजनपद में मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों का बहुत बड़ा हिस्सा सम्मिलित था, जिसमें वर्तमान में बुंदेलखंड कहा जाता है। चेदी राज्य की राजधानी जो थी वो सुक्तिमती थी।
जातक ग्रंथों में महाभारत में चैदी नरेश शिशुपाल का नाम आता है, ये जो चंदेरी के राजा थे, और महाराजा चेत का पुत्र और भगवान श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था। नंद राजा पद्मनंद ने चेदी प्रदेश के वित्तिहोत्रों का समूल नाश कर इसको मगध राज्य में विलीन कर लिया था। तो नंदवंश साम्राज्य का विस्तार भी मिलता है यहाँ पर आपको। नंदवंश की मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई, बड़वानी कई बार डिस्कस किया। महत्वपूर्ण बिंदु में यह है कि प्रद्योत को बौद्ध साहित्य में पज्झोत, महावग में चंड और भास द्वारा महासेन का नाम दिया गया है, इसलिए इसको चंद्र प्रद्योत महासेन भी कहा जाता है। प्राचीन जनपदों के परिवर्तित नाम मध्य प्रदेश में, ये जनपद और ये उनके नवीन नाम। अवंती किसको कहा जाता है, उज्जैन को। वश ग्वालियर को। चेदी खजुराहो को। अनूप पूर्वी निमाड़ खंडवा। दारसन विदिशा, तुंगकर दमोह और नलपुर शिवपुरी नरवर। तो ये प्राचीन जनपदों के कुछ परिवर्तित नाम हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पर समाप्त होता है और आगे शुरुआत करेंगे हम मध्य प्रदेश के प्राचीन राजवंशों की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।